हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी। आज ये आपका पार्ट 2 है। तो मैं एक जल्दी से एक समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ईंधन क्या होता है, ईंधन कितने टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके हम लोगों ने वेरियस वेरियस एग्जांपल देखे थे, जैसे कोयला, कोल, इसमें पेट्रोल, डीजल, इसमें एलपीजी, सीएनजी वगैरह वगैरह। इस तरह करके हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था। देन इसके बाद हम लोगों ने आइडियल फ्यूल की विशेषताएं देखी थी। आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हम लोगों ने ये देखा था। और देन फिर इसके बाद हम लोगों ने आदर्श ईंधन की विशेषताएं देखी थी। देन फिर इसके बाद हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर देखा था, हम लोगों ने फ्लैश पॉइंट देखा था। एंड इसके बाद हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू देखी थी, कि एक फिक्स अमाउंट को बर्न करने पे हम लोग कितनी ऊर्जा निकलती है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान कहते हैं। एच सी वी एल सी भी देखा था, ड्यूलॉन्ग फार्मूला से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोगों ने ये सब देखा था। एच सी वी एल सी वी ड्यूलॉन्ग फार्मूला। ओके, तो ये हम लोगों ने जल्दी से इसे समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा। अब आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में क्या आज हम लोग को आज पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है कोयले के बारे में, हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल क्या होता है ये हम जानेंगे। एंड इसके बाद मैं एक बार इस प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल के वर्ड को हिंदी में देख लेता हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल इन हिंदी। इसका मुझे अनुमानित विश्लेषण, अनुमानित विश्लेषण मतलब कोयले में कितना, क्या क्या कैसी चीजें हैं वो लोग आगे देखेंगे। कोयले का अनुमानित विश्लेषण। एंड देन इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि हमारा जो फ्यूल है, ऑक्टेन संख्या क्या होती है, सीटेन संख्या क्या होती है, और सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी, ये जितने भी फ्यूल है हमारे गैसियस फ्यूल, मतलब सॉलिड फ्यूल में हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड फ्यूल में हम आपके पेट्रोल और डीजल के बारे में जो ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन गैसियस फ्यूल में हम लोग सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी, प्रोड्यूसर गैस, जो जो भी फ्यूल होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। लेट्स मूव अहेड। तो हमारा स्टार्टिंग होती है कोयले से। कोयला क्या है? आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कोयला जलाया होगा। जाड़े के टाइम पे जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग फिर कोयला जला करके, लकड़ी जला करके हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब, हीट को पाते हैं। तो जो कोयला होता है ये आपका चार तरह का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। पीट कुछ इस तरह का होता है, इस कलर का। लिग्नाइट थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाता है। और फिर बिटुमिनस जो होता है वो आपका इस तरीके का होता है। और एंथ्रासाइट जो लास्ट क्वालिटी का, मतलब ये सबसे लास्ट ये वाला होता है। तो आपने जैसे मार्केट में देखा होगा कि जो कोयला होता है, तो ऐसा बोला जाता है जो कोयला जितना ज़्यादा काला हो वो उतना अच्छा होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? और आप देखते भी होंगे मार्केट, जो आप सामान कोयला लेने जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का कोयला मिलता है। कोई सस्ता कोयला मिलता है, कोई महंगा कोयला मिलता है। अब तो काफ़ी कम हो गया, बट तब भी जो लोग लेने जाते होंगे आपने नोटिस किया होगा कि इसकी बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छे कोयले की क्या क्वालिटीज़ होती हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा कोयला जो होता है वो बेसिकली वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। मतलब कि आपके, ये आपके जो कोयला है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसमें पर कार्बन परसेंटेज कम है, जैसे कि पीट में कम होता है, 55 to 60% होता है। लिग्नाइट में आपका 60 to 70% होता है। बिटुमिनस में आपका 85% होता है। एंथ्रेसाइट में मोर देन 95% होता है। तो अगर आपका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो आपका जो कोयले की क्वालिटी अच्छी होगी, और कार्बन परसेंट कम है तो कोयले की क्वालिटी लो होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर कोई कार्बन कंटेंट अगर कम होगा
तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जो कार्बन ही होता है वही आपका CO2 प्लस वाटर प्लस, जैसे हम लोगों ने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था, तो मतलब बेसिकली जितना भी कार्बन होगा उतना CO2 निकलेगा, और देन फिर उस हिसाब से हीट निकलेगी। बेसिकली आपका जो कार्बन है वही अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है कि कितना ज़्यादा बर्निंग होगी या कितना ज़्यादा हीट निकलेगी। तो बट नेचुरल सी बात है कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो आपकी हीट ज़्यादा होगी। ये आपका यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक मतलब कैलोरी मान, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि 1 ग्राम कोयले को बर्न करने पे कितनी कैलोरीज निकलेंगी, कितना जूल ऊष्मा निकलेगी, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये आपका 5,000 से 6,000 कैलोरीज पर ग्राम इसकी वैल्यू है। और इसके केस पीट के केस में, लिग्नाइट के केस में वैल्यू हो जाती है 6,000 से 7,000। देखिए जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू आपकी राइज करती जा रही है। बिटुमिनस के केस में क्या है, जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ के 85% हुआ, तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ के आपकी 8,000 से 8,500, 8,000 टू 8,500 तक पहुंच गई। तो जैसे जैसे आप हाई क्वालिटी के कोल में जाएंगे एंथ्रासाइट, तो ये आपका 90% हो जाता है, और यहाँ पे आपकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, लगभग 9,000 के आसपास, 9,000 कैलोरीज पर ग्राम। तो आप देखते जाएंगे जैसे 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 आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, कोयले की जो डार्कनेस है बढ़ती जाएगी। जैसे पीट आपका सबसे कम ब्लैक है, फिर उसके बाद लिग्नाइट थोड़ा ग्रे हुआ, बिटुमिनस थोड़ा और डार्क, थोड़ा कलर काला हुआ, एंथ्रासाइट हाई बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा। तो मार्केट में जो कई बार क्या होता है, लोग कलर कर देते हैं, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, लालच के चक्कर में, कि जैसे कि अगर कोयले को कलर कर देते हैं, इससे जो लो क्वालिटी का कोयला होता है ज़्यादा काला दिखने लगता है। फिर पता चलता है कि उसमें कार्बन था ही नहीं, कलर था जिसकी वजह से काला लग रहा था। तो दैट्स वाई इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। और तो ये आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। जैसे आपके यूजेस क्या क्या हैं, जैसे पीट जो आपका कोयला है, पीट के आपके यूजेस होते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने में। जैसे कहीं मान लीजिए आपकी आग लगी है, तो क्योंकि पीट कोयले में केवल 50% ही कार्बन होता है, बाकी तो उसमें क्या कहते हैं राख वगैरह और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, रेसिड्यू वगैरह होते हैं, तो ये आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। आग को बुझाना मतलब आपको कम करना चाहते हैं तो आप पीट का यूज़ करिए। और लिग्नाइट कोयले का यूज होता है आपका स्टीम के बॉयलर्स में। आपको याद होगा जब मैंने वाटर टॉपिक पढ़ाया था, तो हम लोग बॉयलर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बॉयलर्स क्या होते हैं, जिनमें हम वाटर को बॉयल करते हैं। बॉयल कैसे करेंगे, हम कोयला जला के हीट पैदा करेंगे, उस हीट से हम वाटर को बॉयल करेंगे, उस बॉयलर से जो पानी स्टीम बन के जनरेट होगा, भाप बन के पैदा होगा, उससे फिर हम लोग टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे या उसे किसी और पर्पज में यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने बॉयलर के बारे में पढ़ा था। तो ये जो आपका कोयले से जो हम जो बर्न करते हैं, हीट पैदा करते हैं बॉयलर में पानी को बॉयल करने के लिए, ये जनरली हम लिग्नाइट यूज़ करते हैं। इसी तरह से बिटुमिनस का यूज़ कहाँ होता है, कोल गैस पैदा करने में, स्ट्रीम स्टीम मतलब भाप पैदा करने में, और कोक जनरेशन में। कार्बन का ही सॉरी कोयले का ही स्पेशल अपग्रेडेड वर्जन है कोक। कोक में जो क्या होता है कि आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाई हो जाता है। मतलब बेसिकली वो नेचुरली नहीं मिलता, उसे आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग जैसे कोयला है, अगर उसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका कोल को हम लोग कोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोक आपका कोका कोला वाला कोक नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये हाई क्वालिटी का फ्यूल है, हाई क्वालिटी का कोल है, बेसिकली एक तरह से कोक। उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में हम कोल को कोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो आपका एक कोक पैदा करने में और आपका कोल वगैरह बनाने, कोल गैस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे आगे। मतलब कोल गैस एक तरह का फ्यूल होता है जिसको हम लोग बनाते हैं बिटुमिनस कोल के थ्रू। फिर लास्ट है एंथ्रासाइट। ये भी आपका बॉयलर में और मेटलर्जी वगैरह में। मेटलर्जी वगैरह में क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में स्टीम, जैसे आपको स्टील बनाना है या आपको कोई मेटल एलॉयज बनाने हैं, स्टील प्लांट हैं आपके छत्तीसगढ़ राउरकेला यहाँ सब पे, तो जैसे हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, कोल अगर हाई क्वालिटी का होगा तो हम कम कोल यूज़ करेंगे, उससे हमें ज़्यादा हीट मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम ज़्यादा कोयला यूज़ करेंगे, तो सोचिए अगर आपको मतलब अगर आपको इमेजिन करिए आपके पास कोल ज़्यादा आपको यूज़ करना है, कोल आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन आप इतने सारे लो क्वालिटी के कोयले को आप ट्रांसपोर्ट में उसका खर्चा कर रहे हैं, उसको स्टोर करने में उसका खर्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको जो एनर्जी मिल रही है बहुत लो मिल रही है। ठीक, यही आपका सेम अमाउंट में अगर आप हाई क्वालिटी का कोयला लेंगे, इतना ही अमाउंट, हालांकि ये महंगा होगा, बट इससे जो एनर्जी होगी बहुत हाई होगी। ठीक है, जो आप लोग आप कंपेयर कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यूज़ को भी, 5,000 है और ये 9,000 है, तो आप ये कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में और इन सब चीज़ों पे उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना आप पहले का एक्स्ट्रा कर रहे थे। तो इस वजह से हाई क्वालिटी कोल अच्छे होते हैं एंड लो क्वालिटी कोल का यूज़ अपना अलग है। तो इस तरह से आपने कोल के बारे में पढ़ा। अब कोयले आपके बनते कैसे हैं। कोयला आपका बनता है कि जो हम लोगों के पेड़ पौधे हैं, जो अवशेष हैं ये पेड़ पौधे के, हजारों लाखों साल पहले ये आपके दब गए थे जमीन के नीचे, तब पर्टिकुलर प्रेशर पे और टेम्परेचर पे ये कोयले में कन्वर्ट हो गए।
लंबी प्रोसेस के बाद। तो ये सारे आपके जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है, जो आपके जीवाश्म से बने हों। जीवाश्म मतलब जैसे लिविंग थिंग से जो बने हों, जैसे पेड़ पौधे के दबने से कार्बन बने हैं, और आपके वही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दबने से, समुद्र के जल जीवों के दबने से आपका पेट्रोल बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देना है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है कोयले का, ये कभी कभी आता है कि कोयले के टाइप के बारे में बताइए, पर जो अक्सर आपके जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है वो है आपका प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल सॉलिड फ्यूल। मतलब बेसिकली प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, मतलब कोयले का अनुमानित विश्लेषण विधि बताइए। कोयले की अनुमानित विश्लेषण विधि, ये सब मैंने ट्रांसलेशन गूगल से किया है, हो सकता है सही ना हो। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस आप लोग बुक से चेक कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमानित विश्लेषण विधि। तो ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। कोयला बेसिकली क्या है, कोयला आपका बना है, कोयला में आपका कार्बन है, लेकिन सिर्फ कार्बन तो है नहीं कोयले में। कोयला जैसे आपने अगर कहीं मार्केट से उठाया होगा, तो आप देखते होंगे कोयले को जब हम बर्न जलाते हैं तो उसमें कुछ कुछ नमी होती है। नमी, तो अगर नमी होगी तो धुआं ज़्यादा पैदा करेगा, जल्दी जलेगा नहीं। कई बार आपने नोटिस किया होगा जाड़े के सीजन में जब हम कोयले को जलाते हैं जल्दी नहीं जलता। या अगर कोयला जल भी रहा है तो उसमें राख ज़्यादा निकलती है, ऐश, मॉइस्चर, एसिस। तो उसमें राख जो है आपकी ज़्यादा निकलती है और धुआं ज़्यादा निकलता है। तो जो जो भी हम कोयले को बर्न कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें होती है, मॉइस्चर, एसिस, और आपका ये वोलेटाइल मैटर मान लेते हैं इसको, धुआं। धुआं मतलब वाष्पशील पदार्थ जितने भी हैं आपके वोलेटाइल मैटर्स। तो ये जो है कार्बन की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। मतलब आप तो यही चाहोगे ना कि आपका कोयला ऐसा हो जिसमें नमी कम से कम हो, और राख भी कम से कम निकले, धुआं भी कम से कम निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊष्मा मिले, हमें हीट, मैक्सिमम हीट मिले। तो ये चार तीन चार पैरामीटर होते हैं जो हमें डिसाइड करने होते हैं कोयले की क्वालिटी के बारे में। तो बेसिकली जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, निकालना। कोयले का क्या निकालना है, हमें अनुमान लगाना है कोयले की क्वालिटी कैसी है। तो ये क्या बताता है कि यूटिलिटी, द प्रोक्सीमेट एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फ्यूल। मतलब जो आपका कोयला है उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके बारे में पता लगाना है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या बताता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड एस। ये आपकी चार चीजें, वोलेटाइल आपका मॉइस्चर, ये आपका वोलेटाइल मैटर, ये आपका फिक्स्ड कार्बन, और ये एस। तो बेसिकली ये चार चीजें हमें निकालनी है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से। क्यों निकालनी है, अभी मैंने आपको बताया कि आप चाहोगे ना कि आप कोयले में नमी कम से कम रहे, नमी मतलब मॉइस्चर कम से कम रहे। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील जो आपका धुआं निकलता है कोयले को बर्न करने पे, वो कम से कम रहे। फिक्स्ड कार्बन मतलब जो कार्बन परसेंटेज है, तभी हम लोगों ने देखा ना एंथ्रासाइट का 90% है, बिटुमिनस का कम है, उससे पीट का 52% है। तो आपका कोयला जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, आप तो ही चाहोगे। तो इसके बारे में निकालना। और ऐश माने राख, जो कोयले में राख बचती कम से कम बची, उसका तो कोई यूज है नहीं हमारे लिए ज्यादा कुछ। तो इस वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो फ्यूल है, इन चार पैरामीटर्स को हम लोग स्टडी करेंगे इसको। तो पहला पैरामीटर है हमारा, मैं इसको थोड़ा रेस कर देता हूँ, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा आपके लिए। ठीक, बस इसे क्लीन करना जरूरी है। ओके, अब देखिए, अब हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट। मतलब कि नमी को निकालना। नमी, कोयले में नमी कितनी है आपकी, कोयले में नमी कितनी है आपकी, ये हमें निकालना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोयले में नमी को निकालना है, कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, उसके लिए अगली स्लाइड में डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जब हम लैब में इस कोयले को निकालते हैं तो कैसे हम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं। लेट सपोज आपने पहले कोयला ले लिया, पावर ऑफ ड्राइड, पावर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल, मतलब आपकी कटोरी है, इसमें आपने कोयले को पाउडर बना के पाउडर के फॉर्म में ले लिया। ठीक, एक छोटी सी कटोरी में, इसको कटोरी बेसिकली क्रूसिबल बोलते हैं हम लोग, चाइना क्रूसिबल बोलते हैं इसको लैब के कंडीशंस में। देन फिर ये आपकी सिलिका क्रूसिबल में हम लोगों ने इसको ले लिया। पेयर ऑफ टोंग्स,
ये क्या है, ये कैंची के साइज के होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है। ओके। वेइंग बैलेंस, इसमें हम लोग वेट मेजर करेंगे कि कितना हमने कोयला लिया, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 1.004 ग्राम, डेसिमल के 4 प्लेस तक हम निकाल सकते हैं, तो हम लोग के 4 अंक तक हम लोग निकाल सकते हैं कि हमने कितना कोयला लिया। ये होता है, ये आपका ये है वेइंग मशीन है। आप यहाँ पे अपने कोयला रखा, मेजर किया इसको, जैसे आपने कोयला लिया, इसको क्रूसिबल के अंदर, सिलिका क्रूसिबल के अंदर रखा, और फिर इसको अपने इस वेइंग मशीन के अंदर रख दिया। इसको हम लोग तराजू बोल सकते हैं, जैसे केमिकल बैलेंस बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या हम लोग डेसिमल के 4 प्लेस तक, 4 डिजिट तक, जैसे 1.0024 ग्राम, ऐसा हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हमने अपने इस वेइंग मशीन का यूज़ किया। देन ये आपका है इलेक्ट्रिकल ओवन। ये आपका मॉइस्चर निकालने के काम में आता है, ओवन। ओवन मतलब क्या होता है, आपका ओवन जैसे आप लोग सुना होगा, पिज्ज़ा वाला ओवन, हीट एयर ओवन, तो ये उसी टाइप का समझ लीजिए इसको। इसमें क्या करेंगे कि इसमें अंदर ये मशीन है, इसके अंदर ये जो आपकी इलेक्ट्रिक हम सप्लाई करते हैं, तो ये अंदर हीट रॉड रेड हॉट हो जाता है ये, और ये क्या करता है कि ये मॉइस्चर को दूर कर देता है। इससे हम आपका एक लिमिटेड टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते इससे। और फिर आता है आपका मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में क्या है कि एक ये भट्टी के साइज का होता है ऐसा, यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस होता है, यहाँ इस स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, अपना सैंपल रख देंगे, और फिर इसको इस ढक्कन से हम बंद कर देंगे, एंड देन फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसका काम होता है बहुत हाई टेम्परेचर तक पहुँचे, जैसे 700 800 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ तक पहुँचना है तो हम लोग इस मफल फर्नेस का यूज़ करेंगे। और आपका ओवन आपका 150 तक पहुँच पाता है, 150 200 तक हम लोग इससे पहुँच सकते हैं। फिर आपका होता है डेसिकेटर। डेसिकेटर का काम क्या है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा हॉट होगा हमारा ये सैंपल, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिकेटर के अंदर रख देंगे ठंडा करके, ताकि जो कुछ भी इसमें मॉइस्चर वगैरह बचा है कूल होने तक इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी अगर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हम करते हैं इन डिवाइसेस का यूज़। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहला है हमारा मॉइस्चर कंटेंट को निकालना, कोयले की नमी को निकालना। तो कोयले की नमी से क्या होता है, ये आपका वेटनेस होता है कोयले का, मतलब कोयला अगर में कितना पानी, कितना उसमें एब्जॉर्ब कर रखा है कोयले ने, कोयले को भीगने से बचाया जाता है ना, इसी वजह से बचाया जाता है, ताकि धुआं फिर ज़्यादा देता है। उसको फिर क्या करता है ये, इससे नुकसान क्या होता है, अगर कोयला गीला होगा, कोयला अगर गीला होगा तो अच्छे से नहीं जलेगा, धुआं ज़्यादा पैदा करेगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसको हम निकालते हैं कैसे, इसको हम निकालेंगे कैसे कि ये पहले, सबसे पहले हम कोयला लेंगे, क्रूसिबल लेंगे, उस क्रूसिबल में हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज हमने क्या किया कि हमने W ग्राम कोयले को ले लिया, हमने क्या किया, W ग्राम कोयले को ले लिया। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हाँ वेइंग मशीन में हम मेजर कर लेंगे। वेइंग मशीन मेजर करने का पता चला कि W ग्राम नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, रफ वैल्यू ले लेते हैं, 1.200 ग्राम हम लोगों ने कोयला इतना ले लिया। ओके, कोयले का सैंपल हम लोगों ने इतना ले लिया। या अगर आप चाहें तो आप कुछ सिंपल वैल्यू भी ले सकते हैं, या आपकी उसके लिए है 1.000 ग्राम, 1 ग्राम ही लेट सपोज ले लिया। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। देन फिर क्या करेंगे, आप इसको आप उठाएंगे इस स्पैचुला से, स्पैचुला इसको बोलते हैं, टोंग बोलते हैं, इसे उठा करके आप इसको इस ओवन के अंदर रख देंगे। इस ओवन के अंदर आपने इसको रखा और इस ढक्कन को ऐसे बंद कर दिया, और इस रेड बटन को स्विच करके आपने इस मशीन को चालू कर दिया, ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, इसको आपको 105 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट करना है। आपको इस मशीन का टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस सेट करना है, और टाइमिंग सेट करनी है 1 घंटे, मतलब 1 घंटे के बाद आपको इस मशीन को बंद कर देना है, दैट्स इट। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप 105 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए जब आप इसको बर्न करेंगे, बर्न क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, सॉरी, जब आप इसको हीट करेंगे तब उस केस में क्या होगा कि आपकी जितनी भी वाटर वेपर थी, जितनी भी वाटर वेपर थी, तो वो आपकी वेपोराइज होकर के निकल जाएंगी कोयले के सैंपल से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपका सिर्फ जो सूखा सूखा कोयला है, जो रेसिड्यू, जो आपका सूखा सूखा कोयला है, वो आपका बच जाएगा, ड्राइड ड्राइड कोयला आपका बच जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि उसका वजन कम हो जाएगा। पहले मान लीजिए आपका वेट बिफोर हीटिंग आपकी, मान लीजिए आपको 1 ग्राम था, और जब आपने उसको आफ्टर हीटिंग, जब आपने उसका पानी उड़ा दिया, वाटर को वेपराइज कर दिया, तो आपका बचता है आपका 0.950 ग्राम। ओके, तब उस केस में आपका जो कितना आपका वाटर लॉस हो गया, 0.05 ग्राम का आपका, ये आपका इसमें वाटर था। ओके,
अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, तो जितना आपका वेट ऑफ मॉइस्चर था, मतलब जितना आपका आपने पहले वे किया जितना था उसको उसने घटा दिया, जितना मतलब आपने क्या पहले जितना वे किया वो किया, फिर आपने इसको 110 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक बर्न किया, हीट किया, तब क्या क्या कि आपका वो जो कोयला था उड़ गया। आपने जलाया नहीं है कोयले को, आपने खाली उसको उड़ाया है पानी को, ठीक है, आपने डायरेक्टली आग नहीं लगाई उसमें कि आपने जला ही दिया, नहीं, आपने खाली उसको हीट किया ऊपर से ओवन से, जिससे वो क्या हुआ कि उड़ गया आपका पानी जो था वाटर वेपर बन के। तो आपका जो ड्राई कोयला था वो आपका 0.950 ग्राम बचा, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो आपने क्या किया कि जीरो पॉइंट इसको माइनस कर दिया तो आपका 0.05 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो जैसे अब फिर से एक बार इरेज हो गई, ये आपका 1.00 ग्राम था, ये आपका 0.950 ग्राम था, ये आपका मैंने कितना लिया 0.05 ग्राम बचा। तो आपको अगर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालना है तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ मॉइस्चर, मतलब आपने जब इससे उसको घटाया तो आपको मॉइस्चर का वेट निकल गया 0.050 ग्राम अपॉन वेट ऑफ कोयला, वेट ऑफ कोल बिफोर हीटिंग, जो आपने कोयला स्टार्टिंग में लिया था 1 ग्राम लिया था इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 5/1। तो ये आपका बेसिकली 5% वैल्यू आ जाएगी। इससे आपको क्या पता चला कि आपके अंदर 5% मॉइस्चर है आपके कोयले में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आप इसको फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आ जाएगा। ओके, तो हमने बेसिकली क्या लिया, इनिशियल लिया, फिर उसको 110 डिग्री सेल्सियस तक पर बर्न हीट किया है सैंपल को, और 1 आवर के लिए किया है। इसके बाद जो सैंपल बचा उसको हमने वेट किया, जो डिफरेंस आया दोनों में उसको लिया ऊपर की तरफ, ये आपका वेट ऑफ मॉइस्चर था। नीचे जो आपका इनिशियल सैंपल था कोयले को उसको लिया, देन उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज निकाला, तो आपका 5% आ गया, ये आपका मॉइस्चर है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला। फिर ये आता है अगला कंटेंट आपका वोलेटाइल मैटर। तो ये वोलेटाइल मैटर क्या होता है, वोलेटाइल मैटर का मतलब होता है वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ हिंदी में। तो मतलब कि क्या कहते हैं कि जब आपके जो कोयला होता है उसमें कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका सल्फर भी मौजूद होता है उसमें, हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा उसमें बेंजीन वगैरह, बेंजीन नहीं, आप उसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स मतलब हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब ये बर्न होते हैं तो आपके स्मोक पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं। आपने देखा होगा जब कोयले के सामने जब आप जलाते हैं तो बहुत तरीके का धुआं आता है, उस धुएं से हम लोग खांसी आती है काफी ज्यादा। तो उसमें यही सब मैटर होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स आपके, ऑर्गेनिक, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर वगैरह ये सब होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोकार्बन से CO2 बन जाता है, तो आपके CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी कुछ कुछ है उसमें निकलता है। इससे क्या होता है कि ये वोलेटाइल जो मैटर है ये धुआं पैदा करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में होंगे ये वाले आपके हाइड्रोकार्बन सल्फर वगैरह, तो वोलेटाइल ज़्यादा होंगे, मतलब जल्दी वाष्प में निकल जाएगी। अगर जल्दी वाष्प में निकल जाएगी जल के बर्न होके, तो क्या होगा, एक्चुअल कार्बन कंटेंट तो कम ही हुआ ना, जो एक्चुअल कार्बन था वो तो आपका लो हो गया। अगर ये लो हो गया एक्चुअल कार्बन आपका, तो उससे क्या होगा, आपको अब लो जब बर्न करोगे तो लो एनर्जी मिलेगी। लो एनर्जी का मतलब क्या है, लो कैलोरीफिक वैल्यू। लो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको लॉस होगा, हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, हीट लॉस तो होगा ही। तो आप तो चाहते हो ना कि आपका वोलेटाइल मैटर जो हो वो कम से कम हो। ओके, जब ये कम से कम होंगे तभी आपको ऑयल अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, इसको फिर से देखते हैं एक बार कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे वोलेटाइल मैटर को इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी क्या किया था हम लोगों ने, मॉइस्चर को निकाल लिया था, मॉइस्चर हम लोगों ने 5% निकाल लिया था, 5%। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका 0.95 ग्राम बचा था, मतलब पहले 1 ग्राम था इनिशियली, फिर हमने उसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, इसके बाद बचा 0.95 ग्राम, उसे 5% आपका क्या था, वो चला गया जो था आपका, ठीक है, मॉइस्चर नमी। अभी जो आपका 9.5 ग्राम 0.95 ग्राम है, इसको आप क्या करोगे, आप लोगे इसको 900 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिनट के लिए बर्न करोगे। अभी 900 डिग्री सेल्सियस कहाँ से लाओगे, आपको बताया था मैंने, ये आपकी मफल फर्नेस है, ये आपकी मफल फर्नेस है, ये आपकी वोलेटाइल मैटर निकालने में और ऐश निकालने में यूज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इस मफल फर्नेस में हम इसी जो सैंपल है इसी को हम पकड़ेंगे इस टोंग से, और फिर इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर, और इसका ढक्कन बंद कर देंगे यहाँ ऊपर से मशीन से, फिर इसको ऑन कर देंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होगा
कि आपका जो आपका वोलेटाइल मैटर है, इसको 9 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिनट के लिए बर्न करेंगे। देन फिर उसको वापस से इसको निकालेंगे, फिर इसको यहाँ ठंडा करेंगे डेसिकेटर में। देन फिर क्या होगा कि हम इसकी फिर वैल्यू नहीं मेजर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या कितना लिया था, 0.1 लिया था। मॉइस्चर निकालने का बचा इतना, हमने इस 0.95 को लिया इनिशियल वेट ऑफ मॉइस्चर। ओके। ओके। हम्म। हम्म। तो आप क्या करना है कि आपका कितना था ये आपका 0.95 ग्राम था। तो देखिए क्या है, अब आपने जब उसको हीट किया तो आपको कुछ वजन आया होगा। ये क्या है, आपका वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल बिफोर हीटिंग। मॉइस्चर फ्री का मतलब क्या होता है कि आपने जो कोयला है उसका मॉइस्चर निकाल दिया। तो ये आपका यहाँ पे है 0.950 ग्राम। आप इसका मॉइस्चर निकाल चुके हो, मॉइस्चर फ्री। ठीक। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग। मतलब अब आपने इसको 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, और अब आपका ये 7 मिनट तक आपने इसको हीट किया है। ठीक है। तो अब आपका जितना भी वोलेटाइल मैटर था, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स थे, वो आपके निकल चुके होंगे। ठीक है। तो मैं एक रफ वैल्यू ले लेता हूँ। रफ वैल्यू मान लेता हूँ कि लेट सपोज आपका 0.7 ग्राम, मान लीजिए आपका 0.7 आपका ग्राम आपका बचता है, वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग। ओके। मान लेते हैं हम लोग कि आपका 0.8 मान लेते हैं, 7 ज़्यादा हो जाएगा। 0.8 ग्राम आपका कोयला बचता है, और बाकी आपका क्या हुआ कि वोलेटाइल गैसेस के साथ उड़ के निकल गया। तो इसमें आप माइनस कर दिए 0.950, जो माइनस 0.0, तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 0 पॉइंट कितना, 150 ग्राम। जब आपने इससे उसको माइनस किया, ये क्या था आपका, जब आपने पहले इसका मॉइस्चर निकाल दिया, फिर मॉइस्चर निकालने के बाद आपने इसको 9 डिग्री सेल्सियस पर बर्न किया 7 मिनट्स तक। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो वेट था गिर जाएगा, जितनी गैसेस थी वो निकल जाएंगी। जो गैसेस निकल गई तो आपको कितना बचा, 0.8 ग्राम। मैं मान के चल रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज मेरे अपने, मैं रफली अपने आप से अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको समझा सकूँ कि निकाला कैसे जाता है। तब इस केस में आप क्या करोगे, तब इस केस में आपने इसको माइनस किया तो आपका 0.15 ग्राम आया। तो ये आपका क्या है, वेट ऑफ आपका वोलेटाइल मैटर है। यही तो आपको गैस बन के निकला है इतना, जब हमने इससे उसको सब्ट्रैक्ट किया। अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना तो क्या करोगे, तो आप पुट करो 0.150 इंटू 100, और ये आपका वेट, इनिशियल वेट ऑफ कोल विद मॉइस्चर, मतलब जो आपने एकदम शुरुआत में लिया था ना 1.11 ग्राम, ये यहाँ पुट कर दो। ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, तो ये आपकी आ जाएगी 15%, 15%। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई आपकी 15%। तो आपका जो आपका वोलेटाइल मैटर है, इसको हम वीएम लिख देते हैं, वोलेटाइल मैटर शॉर्ट फॉर्म में वीएम। तो ये आपका 15% इसमें वोलेटाइल मैटर है। ओके। आई होप आप लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। वोलेटाइल में पहले हम लोगों ने पहले मॉइस्चर निकाला था। मॉइस्चर में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में 1 ग्राम लिया था, उसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने से हीट किया था, 105 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था 1 आवर के लिए। उसका मॉइस्चर निकाल दिया था, 5% बचा था। मॉइस्चर निकालने के बाद हमने इसको लिया 9 डिग्री सेल्सियस पे 7 मिनट्स तक। मफल फर्नेस में हमने इसको बर्न किया, मफल फर्नेस में। देन बर्न करने के बाद जो बचा हमारा 0.8 ग्राम बचा, इससे उसको माइनस किया तो 0.15 ग्राम आया। तो ये आपका वोलेटाइल मैटर था जो गैस बन के निकल गया। इसका परसेंटेज निकाला तो 15% आ गया, 15%। ओके। चलिए, अब आगे आते हैं ऐश कंटेंट पे। ऐश मतलब होती है राख। कितनी, अब हम क्या करें, कोयले को हम डायरेक्टली बर्न कर देंगे। ठीक है। बर्न करने के बाद कोयले से राख कितनी बची, तो राख आपकी कम से कम बचनी चाहिए, कम से कम। क्यों कम से कम, अगर राख ज्यादा बच रही है इसका मतलब क्या है, कार्बन तो आपका बर्न हो चुका है, कार्बन ने बर्न होकर आपका CO2 बना दिया। कार्बन ने आपका CO2 बना दिया, हीट निकाल दी। तो अब जो राख बची, अगर राख ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि आपका जो आपको एनर्जी मिली थी कम मिली, आपको ऊष्मा कम मिली, सिर्फ राख राख ज्यादा बच गई। तो राख कम होनी चाहिए, और क्या आपका जो कार्बन कंटेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। ओके। तो एस कंटेंट यही बताता है हमें कि जो रेसिड्यू होते हैं, जो लेफ्ट बच जाते हैं, वो क्या होते हैं, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। एल्यूमिना ऑक्साइड्स होते हैं, सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं, और आपके आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। राख होती है बेसिकली, सब ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड क्यों है, अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सब ऑक्सीजन के साथ बर्न हो चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए सारी की सारी क्या है, राख है। ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी राख है।
ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। इसको आप वही मफल फर्नेस को फिर से यूज करेंगे। आप इसे मफल फर्नेस को लोगे और इसको आप क्या करेंगे, 700 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसे पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका काला कार्बन जो है पूरा बर्न हो जाएगा, सिर्फ आपके पास राख बचेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपका वेट ऑफ क्रूसिबल विद रेसिड्यू। ओके, मतलब कि क्या किया कि आपने, ये आपकी क्रूसिबल थी, इस क्रूसिबल में आप कुछ कोयला था, आपने इस कोयले को लिया और बर्न किया। ओके, बर्न करने के बाद आपके पास में केवल राख बची और तो कुछ बचा नहीं था। जब राख बची तो आपने क्या किया, इसको मीजर किया, क्रूसिबल प्लस राख को। ओके, देन फिर आपने क्या किया, आपने इस राख को अलग कर लिया, फिर आपने खाली क्रूसिबल का वेट लिया, ओनली क्रूसिबल का। क्रूसिबल बेसिकली इनको नहीं पता, एक तरह से ये आपकी क्रूसिबल है, ये सिलिका क्रूसिबल है, ये आपकी क्रूसिबल है, ये जिसके अंदर हमने कोयला पुट किया है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 30 मिनट्स के लिए 700 डिग्री सेल्सियस पर इसको यहाँ पुट किया और इससे आपने अपनी राख बना दी, कोयले को बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या होगा आपका कि जो राख बचेगी उसने आपने उस राख को मीजर कर लिया। बेसिकली इसको क्रूसिबल प्लस राख का वेट लिया, पहले आपने क्रूसिबल प्लस राख या ऐश बोल सकते हैं इसको आप, और ऐश का वेट लिया, फिर आपने सिंपली क्रूसिबल का ले लिया, दोनों को माइनस किया तो आपको ऐश का वेट मिल जाएगा। तो ये आपका ऐश का वेट है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि आपका जो ऐश का वेट है आपका कितना है, 0.222 ग्राम है। ओके, इतना आया आपका, 0.2 ग्राम आया ऐश का वेट। ठीक, और आपने इनिशियल वेट आपने कोयला कितना लिया था, 1.22 ग्राम लिया था, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो कोयला कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 20%। ओके, तो इससे आपको क्या पता चला कि आपने राख भी निकाल ली, आपने वोलेटाइल मैटर भी निकाल लिया और आपने मॉइस्चर भी निकाल लिया। फिर लास्ट स्टेज होता है फिक्स्ड कार्बन। तो फिक्स्ड कार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन उसमें कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, जो हम लोगों ने अभी देखा होगा, बीट, बिटुमिनस और ये आपका एंथ्रासाइट, ये सब हम लोगों ने भी देखा आपकी पहली स्लाइड में। तो यही आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इसको कैसे निकालना है, आपको आपको निकालना है 100 लेना है, माइनस मॉइस्चर कितना था, हम लोगों के 5% मॉइस्चर था, वोलेटाइल मैटर कितना था, 15% वोलेटाइल मैटर था, और एस कंटेंट कितना था, 20% एस कंटेंट था। तो हम लोगों का कार्बन कंटेंट कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 60% आ गया। आप ये क्या करोगे, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%। तो ये 60% आपका क्या है, फिक्स्ड कार्बन है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल ली मैंने वैल्यू, और यही चीज से जो फिक्स्ड कार्बन वैल्यू है एंथ्रासाइट के केस में 90% आती है, और आपकी बीट के केस में आपकी 50% आती है। वही हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था, बिटुमिनस के केस में थोड़ा ज़्यादा आती है, उससे फिर एंथ्रासाइड से करके आती है। तो ये क्या होता है, जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। क्यों होगी ऐसा, कि ज़्यादा कार्बन है तो जल्दी ज़्यादा बर्न करेगा, ज़्यादा बर्न करेगा तो CO2 प्लस हीट बनाएगा। सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज़्यादा है तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज़्यादा होगी दैट इज गुड। तो हाई क्वालिटी कोल में क्या क्या होता है, आपकी लोअर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर कम से कम हो, राख उसमें कम से कम हो, और वोलेटाइल मैटर भी उसमें कम से कम हो तो अच्छा है, और बाकी उसमें कार्बन होना चाहिए, दैट इज गुड। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना ही सुपीरियर क्वालिटी का कोयला होगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल यहाँ पे खत्म होता है। तो हम देखते हैं अगली स्लाइड हमारे लिए क्या है। आगे की स्लाइड में हमारे लिए ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर है, इसको हम समझते हैं। ऑक्टेन संख्या क्या होती है इसको समझते हैं पहले। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऑक्टेन संख्या। ये आपके छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछा जाता है कि ऑक्टेन संख्या क्या है, इसको डिफाइन करिए, इसको परिभाषित करिए। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो हम लोग भी समझेंगे कैसे होते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ कुछ आपसे पूछता हूँ। जैसे आपने अगर नोटिस किया होगा कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये बेसिकली पेट्रोल के लिए होता है, पेट्रोल के इंजन के लिए होता है ये आपका ऑक्टेन संख्या। तो जब हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो कभी कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि हमारे जो इंजन से आवाज़ आती है,
ये इंजन से मेटेलिक आवाज आती है, मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड क्या होता है, जैसे आप कभी बर्तन को आपस में टकराएंगे तो मेटेलिक साउंड है ना, टक 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 या खन 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 इस तरह की आवाज जो आती है। तो वैसे ही कभी आप नोटिस करिएगा कि आपके इंजन से आवाज आती है इस तरह, जब गाड़ी बंद करते हैं चलाते हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब किसी किसी में ज़्यादा आवाज़ आती है, किसी में कम आती है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे। बट इन जनरल जो आवाज़ आती है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना। जैसे हम लोग किसी का डोर नॉक करते हैं ना, नॉक नॉक करते हैं तो खट 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 की आवाज़ आती है दरवाजे में नॉक करते हैं। तो वैसे ही जब हमारा जो फ्यूल है, ये जब इंजन में जा करके, जो हमारा फ्यूल है ये जब इंजन में जाएगा और ये नॉकिंग करेगा, तो ये आवाज़ आएगी। तो ये नॉकिंग होती क्या है, बेसिकली होती क्यों है, इसके पीछे की वजह समझते हैं पहले। ठीक है, तो नॉकिंग क्या होती है आपकी, नॉकिंग क्या है कि जैसे आपका जो फ्यूल है, पेट्रोल है, पेट्रोल क्या करता है, एयर चाहिए पेट्रोल को, एयर। जैसे आपका जो गाड़ी जब चलाते हैं, बाइक चलाते हैं फॉर एग्जांपल, स्कूटी चलाते हैं, तो जो फ्यूल आपका जब नीचे जाता है पिस्टन से, बर्निंग कंबशन वाले पोर्शन में जाता है, तो इसको एयर की सप्लाई चाहिए होती है। एयर आपको एटमॉस्फेयर से मिलती है, O2, वायुमंडल जो आपका है, जो आप आसपास जो आपके एयर है वो आपको मिलती है पेट्रोल को वहां से। तो ये क्या होता है कि पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, ये बेसिकली बर्न होता है। तो जब ये बर्न करेगा तो ये आपका हीट पैदा करेगा, और इस हीट से आपकी गाड़ी चलेगी, ये आगे आपकी बाइक चलेगी। ये सिंपल प्रोसेस है। बट इन केस क्या हो, ये जो अगर पेट्रोल है आपका, अगर पहले ही बर्न हो जाए, पहले ही इग्नाइट हो जाए, मतलब क्या कि पहले पेट्रोल को एयर से अच्छे से मिक्स होना चाहिए, देन फिर इसको बर्न होना चाहिए, इग्नाइट होना चाहिए। तो अगर ये आपका ये जो प्रोपोर्शन मेंटेन ना हो पाए और ये पहले ही इग्नाइट हो जाए, टाइम से पहले, समझ रहे हैं, टाइम से पहले अगर ये जल जाए, तब उस केस में क्या होगा कि आपकी एनर्जी होगी वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब ये एयर के साथ मिक्स होता है, इसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती, देन क्वालिटी ऑफ हीट आपको मिलती, अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलती। बट इस केस में क्या होगा, आपको जो अमाउंट ऑफ हीट है वो आपका लो हो जाएगा। तो जो बची कुची जो एनर्जी थी कि वो आपकी वेस्ट हो रही है, कहाँ वेस्ट हो रही है, वो आपकी मेटेलिक साउंड में वेस्ट हो रही है। मेटेलिक साउंड, ये मेटेलिक साउंड जो इंजन में आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या है, एक मेटेलिक साउंड है जो फ्यूल की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी अच्छी होने की वजह से क्या होता है, उसमें एयर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाती। मिक्स नहीं हो पाती तो क्या होता है कि हमारा जो पेट्रोल है वो पहले ही बनने लग जाता है, इग्नाइट पहले हो जाता है, लाइक प्रपोर्शन से पहले। ओके, तो ये है हमारी नॉकिंग के बारे में। तो नॉकिंग से क्या होता है, ये कट टक टक की जो आवाज, इससे क्या होता है, सीधी सी बात है, हमारा वेस्ट तो हो रही है पेट्रोल, सबसे बड़ा लॉस तो हमारा यही है, इफिशियंसी नहीं मिलेगी हमारे इंजन को, रिडक्शन इन इफिशियंसी। जो दक्षता है हमारे इंजन की, जो माइलेज है आपको गाड़ी का, वो कम मिलेगा अगर क्वालिटी ऑफ फ्यूल अच्छी नहीं होगी। तो फ्यूल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपकी इंजन की इफिशियंसी कम हो जाएगी। दूसरा, कार्बन डिपोजिशन, क्योंकि जब आपका वेस्ट होगा फ्यूल, जब आपका फ्यूल बर्न होकर जो वेस्ट हो जा रहा है, तो ये क्या बचेगा, कार्बन की राख बनाएगा। कार्बन जम जाता है, आपने अक्सर जब कभी आप गाड़ी को रिपेयर कराने जाते होंगे, तो वो कई जगहों से कार्बोरेटर से और कई जगहों से कार्बन निकाल निकाल के साफ करता है। तो ये भी आपका एक साइड वो है, इशू है। तो कार्बन डिपॉजिट होने लग जाएगा, और हीट लॉस तो हो ही रही है क्योंकि वेस्ट हो रहा है पेट्रोल आपका। तो ये कुछ उसके लॉस हैं नॉकिंग के। ओके, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। ओके, ये इसके आपके हैं लॉस। तो नॉकिंग समझ में आ गया आपको, और आपको ये इसके लॉस समझ में आ गए, ये आपका पेट्रोल इंजन में यूज होता है समझ में आ गया। और ये जो ऑक्टेन रेट नंबर होता है, इसको हम लोग एंटी नॉकिंग रेटिंग भी बोलते हैं। रेटिंग का मतलब क्या होता है, रैंक निकालना। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम जो फ्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, जैसे 87 ऑक्टेन नंबर, 91 ऑक्टेन नंबर, 97 ऑक्टेन नंबर, 60 ऑक्टेन नंबर, 50 ऑक्टेन नंबर, 55। तो ये सारी रेटिंग्स हैं। जैसे क्लास में रैंक निकलता है ना, रैंक 1 कौन आया, रैंक 2 कौन आई, या रैंक 3 कौन आई, या रैंक 1 कौन आई, कुछ भी हो सकता है। देन वैसे ही जो कौन सा फ्यूल अच्छा है उसकी हम रैंकिंग करते हैं, रेटिंग करते हैं, इसको एंटी नॉकिंग रेटिंग या फिर ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। नाम में था ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का कुछ तो आना चाहिए, ये तो सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक आ ही जाएगा कि ऑक्टेन का इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ऑक्टेन का इसमें क्या होगा कि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, देन फिर ये आपका ऑक्टेन का जो एक्चुअल केमिकल IUPAC नाम है वो क्या है, 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन।
इसको मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, तो 2 2, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 2 2 4, 2 2, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये बन गया। अब मैं बना रहा हूं आपका नॉर्मल हेप्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका है नॉर्मल हेप्टेन है, ये आपका नॉर्मल हेप्टेन है, और ये आपका ऑक्टेन है, इसी को हम लोग आइसो ऑक्टेन भी बोलते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, ये आपका केमिकल कंपोजिशन है, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। तो एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब आप ये फ्यूल में मिक्स होते हैं आपके ऑक्टेन और आइसो, ये आपका आइसो ऑक्टेन, इसको आप ऑक्टेन बोल दीजिए, ठीक है, आइसो ऑक्टेन ऑक्टेन बोल दीजिए। ऑक्टेन और जो आपका हेप्टेन है आपका, जब ये मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉकिंग करते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा। तो जब आपका ऑक्टेन होगा तो इसका नंबर होता है 100। मतलब कि जब आपका सिर्फ अगर फ्यूल में ऑक्टेन है तो क्या होगा कि बहुत कम आवाज करेगा, वेरी मिनिमल लो, वेरी लो साउंड, वेरी लो साउंड, मतलब आपका नॉकिंग बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी। और वहीं पे अगर आपका ऑक्टेन नंबर 0 है, जो कि आपके हेप्टेन का होता है, मतलब हेप्टेन अगर आपका प्योरली हेप्टेन है, जैसे लेट सपोज आप मान लेते हैं कि आपका फ्यूल सैंपल है, ठीक, अगर इस फ्यूल में ओनली आपका आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन आपका आइसो ऑक्टेन है, तो इसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा, और ये क्या करेगा, वेरी लो साउंड पैदा करेगा, लो साउंड। और वहीं अगर इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 0 है, तो 0 होगा तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हेप्टेन है, और अगर ये हेप्टेन है तो ये क्या करेगा, ये वेरी हाई साउंड पैदा करेगा, वेरी हाई साउंड, ये आपका क्या करेगा, वेरी हाई साउंड पैदा करेगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपके पास, तो आप इसे बैक करके देख भी सकते हैं स्लाइड्स को। ओके, तो अब क्या होगा कि जो आपका ऑक्टेन नंबर है ये डिसाइड करता है क्वालिटी को। तो अगर आपका ऑक्टेन नंबर हाई है तो इसका मतलब है वो हाई क्वालिटी का फ्यूल है, मतलब वो लो नॉइस करेगा, लो नॉइस या फिर लो नॉकिंग करेगा। वहीं आपका ऑक्टेन नंबर अगर लो है तो उस केस में पुअर क्वालिटी का फ्यूल है आपका, और ये नॉकिंग आपकी हाई नॉकिंग करेगा, मतलब ज़्यादा आवाज़ करेगा, हाई नॉकिंग मतलब ज़्यादा आवाज़ करेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब होता क्या है, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, कितना है, 80। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टेन नंबर 80 का मतलब क्या है कि आपके फ्यूल में ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन ही होते, नहीं, आपके फ्यूल में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। पर ये जो ऑक्टेन रेटिंग है ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस क्या है, ऑक्टेन नंबर 80 का मतलब है कि आपका एक फ्यूल ऐसा होगा, एक लेट्स सपोज एक फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 80 है, तो इसका मतलब है कि उसमें 80% क्या है, आपका आपका आइसो ऑक्टेन है, और आपका 20% क्या है, इसमें हेप्टेन है, इसको आप एन हेप्टेन बोल सकते हैं, ठीक है, एन हेप्टेन है या आपका आइसो ऑक्टेन है। तो इन दोनों को मिक्स किया जब मैंने, तो जो फ्यूल बना उसको जब मैंने बर्न किया, कंबशन किया, तो कुछ आवाज निकली, मेटेलिक साउंड निकला। तो ये जो जितनी आवाज निकल रही है वो सेम आवाज अगर किसी और फ्यूल से निकलेगी तो उसका ऑक्टेन नंबर 80 होगा, इसका मतलब ये है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ आपको कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। रेटिंग का मतलब है कि हमने क्या किया कि पहले एक स्टैंडर्ड बना लिया, जैसे ऑक्टेन नंबर 1 से लेकर 100 तक या 120 तक, और भी ज़्यादा होते हैं ऑक्टेन नंबर, हमने बना लिया ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर जैसे लेट्स सपोज 80 है, तो पहले हमने क्या 80 85 90 ऐसे करके हमने सबके ऑक्टेन नंबर बना लिए हैं, 81 82 83 ऐसे बन गए। जैसे ऑक्टेन नंबर आपका 87 है, 91 97 है। इसका मतलब ये है कि आपने एक फ्यूल लिया, आपने फ्यूल बनाया, उस फ्यूल में आपने क्या किया, 87%, जैसे 87 है आपके सामने, तो इसमें क्या है कि आपने 87% आपने आइसोक्टेन मिलाया,
प्लस कितना बचा इसमें, 13% बचा 100 में से, तो 13% इसमें आपने एनहेप्टेन मिलाया, तो जो फ्यूल बना, उस फ्यूल की कुछ आवाज़ आई, नॉकिंग की आवाज़ आई, वो आपका होगा, वो जितनी आवाज़ आई है वो सेम आवाज़ अगर किसी और फ्यूल से आएगी, मतलब किसी एक्स्ट्रा कोई अदर फ्यूल से आएगी, तो उसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा, 87। इसका मतलब ये है सिंपली, फिर से एक बार इसको समझाता हूँ मैं आपको। ऑक्टेन नंबर अगर ऑक्टेन अगर 91 है, 91 का मतलब क्या है, इसमें 91% आइसो ऑक्टेन है, प्लस 9% कितना है आपका एनहेप्टेन। इसी तरह 97 अगर ऑक्टेन नंबर है तो मतलब इसका 97% इसमें क्या है आपका आइसो ऑक्टेन है, प्लस 3% आपका क्या इसमें एनहेप्टेन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आइसो ऑक्टेन आपका, अगर आपका ऑक्टेन नंबर 45 है तो इसमें कितना क्या क्या होगा। इसी तरह ऑक्टेन नंबर अगर आपका कितना मैं लेता हूँ, 85 ले लेता हूँ, तो इसमें कितने परसेंट क्या क्या होगा। और ये भी बताइए इन दोनों फ्यूल में से ये आपका फ्यूल ए है या आपका फ्यूल बी है, कौन सा फ्यूल ज़्यादा नॉकिंग करेगा, कौन सा फ्यूल कम नॉकिंग करेगा, कौन सा फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा फ्यूल प्योर क्वालिटी का है। आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप समझ पाए टॉपिक को। ओके, चलिए, अब हम लोग नॉकिंग हमने समझ ली, ये हमने ये समझ लिया, इनका स्ट्रक्चर ही बना लिया। अब आते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि जो आवाज़ को कम करते हैं वो एंटी नॉकिंग एजेंट हैं। जो आपका मेटेलिक साउंड है उसको अगर कम कर देंगे तो हम उनको एंटी नॉकिंग एजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस है टेट्रा एथाइल लेड, टेट्रा एथाइल लेड TEL, इसका फॉर्मूला होता है ये टेट्रा एथाइल लेड। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अगर अपने फ्यूल में अगर डाल देते हैं तो ये नॉकिंग करना कम कर देता है। ओके, इसके साथ साथ हम एथाइल ब्रोमाइड भी इसमें डालते हैं थोड़ा सा। एथाइल ब्रोमाइड डालने से क्या होता है कि जो आपके फ्यूल को, जो ये आपका एंटी नॉकिंग, जब आपका फ्यूल को जो आवाज़ करना बंद कर देगा तो लेड बच जाएगा उसमें, तो इस लेड को लेड ब्रोमाइड बना करके बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एथाइल ब्रोमाइड का। इससे रिएक्शन कर लेता है, फिर एथाइल ब्रोमाइड बना के ये बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में। हालांकि अब इसका प्रयोग करना बंद कर दिया है फ्यूल में, क्यों, क्योंकि लेड आपका पॉइजनस होता है, हार्मफुल जिसे हम कह सकते हैं। तो अब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, पहले के टाइम करते थे। इसके अलावा और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे एनिलीन वगैरह हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया। एनिलीन का फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्च करके। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, C2H5NH2, एनिलीन, सॉरी नहीं, ये आपका एथाइलामीन हो गया। एनिलीन आपका ये है आपका एनिलीन, ये आपका एनिलीन हो गया। ये आपका एथाइल अल्कोहल बनाइएगा, बेंजीन बनाएगा, इसके आप स्ट्रक्चर केमिकली बनाइएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, फ्यूल रेटिंग, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये आपके एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं जिनको हम मिलाते हैं। फिर से बता देता हूँ, इससे क्या होता है कि जो मेटेलिक साउंड है नॉकिंग उसको कम हो जाता है। अगर आपका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, 90 95, उतना ही आपका फ्यूल अच्छा होगा, उतना ही कम नॉकिंग करेगा। और अगर पुअर क्वालिटी का होगा, मान लीजिए ऑक्टेन नंबर आपका 30 है, 40 है, तो आपका फ्यूल अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर देखा, अब सीटेन नंबर देख लेते हैं क्या होता है। तो सीटेन नंबर का यूज होता है हमारे डीजल में, डीजल में। ओके, तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें इग्निशन डिले के बारे में। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, लास्ट पार्ट 1 की, तो उसमें मैंने बताया होगा कि फ्लैश पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लैश पॉइंट में क्या, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आप वापस से जाइएगा, उसको यूट्यूब में सर्च करिएगा उस लिंक को, जो पार्ट 1 में मैंने बताया है, उसको आप देखेंगे तो पेट्रोल है, आपका डीजल है। तो पेट्रोल आपका ईजिली बर्न कर जाता है और ये आपका जल्दी बर्न नहीं करता। ओके, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। तो ये जब बर्न नहीं करता, मतलब लेट सपोज आप इसके पास लेके गए माचिस की तीली और ये बर्न नहीं कर रहा, तो बहुत डिले हो रहा है ना इसे बर्न होने में। ये तो बहुत जल्दी चल गया था, माइनस इसका तो -24 डिग्री सेल्सियस। ये लेकिन ये आपका बहुत जल्दी नहीं चल पा रहा है आपका जो डीजल है। तो जो डीजल के जलने में जो डिले हो रहा है ना, डिले, टाइम डिले हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है, टाइम लग जा रहा है, उसी को हम इग्निशन डिले बोलते हैं। इग्निशन डिले मतलब ज्वलन विलंब। मतलब कि डीजल की जो क्वालिटी है वो क्या है कि डीजल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो डिले कम से कम होगा, जल्दी जल जाएगा डीजल। वही डीजल अगर खराब क्वालिटी का होगा तो ये क्या होगा, बहुत देर से चलेगा, मतलब उसका जलन विलंब बहुत ज़्यादा होगा, इग्निशन डिले ज़्यादा होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस रेटिंग से हम क्या पता लगाते हैं, रेटिंग हम पता लगाते हैं सीटी नंबर से कि उसमें वो अच्छे से जल्दी चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका ज्वलन विलंब कम होगा कि ज्वलन विलंब ज़्यादा होगा, इग्निशन डिले कम होगा कि ज़्यादा होगा, हम ये समझते हैं। ओके, डीजल के केस में।
तो ये कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए आपका यूज होता है सीटेन। ये आपका सीटेन, ये होता है आपका एन हेक्साडेकेन। एन हेक्साडेकेन का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद देख लीजिएगा। एन हेक्साडेकेन आपका सिंपली ये है आपका CH3 CH2 CH2, इधर 12, इधर CH2, इधर CH3। बेसिकली आपके 16 कार्बन हैं, 12, ये आपका 13, ये 14, ये 15, ये 16। बेसिकली 16 कार्बन की श्रृंखला है, बहुत लंबी सी। ऐसे 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 कर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, सही है। तो 16 कार्बन की आपकी श्रृंखला है, जो क्या करती है, इसी को हम लोग सीटेन बोलते हैं। और इसका सीटेन नंबर है 100। 100 का मतलब क्या है कि बहुत क्विकली जल जाएगा ये। ओके। और इसी का उल्टा है आपका नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो इसका इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इसे देख लीजिए। इसका सीटेन नंबर होता है 0। 0 का मतलब है ये बहुत जलेगा ही नहीं, बहुत स्लो जलेगा, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। मतलब आप उसमें आग छुला देंगे, ले जाएंगे, तब भी नहीं जलेगा। आप कल की वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जाके, आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में दी है ये वीडियो। तो जो सीटेन है, सीटेन अगर सीटेन 100 है मतलब क्विकली जलेगा, और सीटेन अगर 0 है तो स्लो बर्न होगा। मतलब क्विकली जलने का मतलब क्या है कि इसका इग्निशन डिले लो होगा। इग्निशन डिले इसका लो होगा। इग्निशन डिले मतलब ज्वलन विलंब, मतलब जल्दी जल रहा है, उसका मतलब क्या है कि इग्निशन डिले मतलब जो विलंब, ऐसे विलंब करना नहीं पड़ेगा ना, तुरंत जल जाएगा। तो यही इसका मतलब है कि इसका इग्निशन डिले लो होगा, इसका इग्निशन डिले हाई होगा। वहां पे ऑक्टेन संख्या में लोग मेटेलिक साउंड की बात करते हैं, यहाँ पे हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिले की बात करते हैं। वो आपके मेटेलिक साउंड की बात कर रहा था, नॉकिंग वाला, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो क्या होगा कि जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि आपका सीटेन नंबर 50 है, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब क्या है कि इसे 50% आपका एन है, सीटेन है, और आपका 50% आपका क्या है, ये आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, AMN है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका इसको 60 कर देते हैं, 60, तो ये आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा। मतलब कि ये अच्छा फ्यूल माना जाता है, 60 पर 60 सीटेन नंबर अच्छा फ्यूल माना जाता है। ओके। और वही मान लीजिए, मैंने कहा कि आपका 25 अगर सीटेन नंबर है, 25 CN का मतलब क्या है कि इसमें 1225 आपका आपका सीटेन है, और आपका 75% आपका ये अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है। ये आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है। तो इससे क्या होगा, ये बहुत स्लो जलेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसको बर्न होने में, क्योंकि इसका इग्निशन डिले हाई होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वैल्यू आपकी सीटेन नंबर की हाई है तो आपका क्विकली बर्न होगा। क्विकली बर्न इसलिए होगा क्योंकि उसमें ज़्यादातर परसेंटेज जो होगा आपका, वो आपका सीटेन का होगा, और वेरी लो परसेंटेज में आपका AMN होगा, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। बट वहीं आप अगर सीटेन नंबर लो है, जैसे ये आपका अगर सीटेन नंबर आपका लो है, तो उस केस में आपका स्लो जलेगा और ज़्यादा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा, मतलब डिले हाई होगा, डिले आपका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सीटेन कम होगा और AMN ज़्यादा होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जा करके कि कौन सा जो डीजल है, एक डीजल मैं मान लेता हूँ X, एक डीजल मान लेता हूँ Y। तो डीजल X का सीटेन नंबर मैंने दे दिया है आपको 35, इसका डीजल नंबर दे दीजिए मैंने 55। तो क्वेश्चन इसका 55, इसका 35। तो आप मुझे बताइए इग्निशन डिले किसका ज़्यादा होगा, मतलब कौन जल्दी जलेगा, कौन देर से जलेगा, कौन क्विकली बर्न होगा, कौन डिले से बर्न होगा। ये आप बता सकते हैं इग्निशन डिले किसका ज़्यादा होगा, आप मुझे बताइए। और दूसरा, कौन सा अच्छी क्वालिटी, कौन है गुड क्वालिटी, कौन सी इन दोनों में से, कौन सा क्वालिटी का डीजल अच्छा माना जाएगा इन दोनों में से, आप इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके। ये हमारा भी आज का लास्ट टॉपिक है, और आज का लास्ट टॉपिक मतलब आज के सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर तो अभी इसका एक और पार्ट आएगा आपका। तो इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये हम देखिए, हम लोगों ने पहले कोल के अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पढ़ा, सॉलिड फ्यूल। हमने ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या पढ़ा, लिक्विड लिक्विड फ्यूल। अब ये हमारी सीरीज है गैसियस फ्यूल की। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपकी ये 6 गैसेज हैं। इन 6 गैसेज के आपको कंपोजिशन याद रखने हैं, और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू याद रखनी है, और एप्लीकेशन याद रखने हैं। ये आपका MCQ में आ सकता है, 1 नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। ओके। मैं एक बार इसको क्विकली आपको समराइज कर देता हूँ इस टेबल को। प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस जो आपकी मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है आपकी CO और N2 से मिलकर बनी होती है। ये CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसमें आपका परसेंटेज कितना है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका 30% है, नाइट्रोजन आपका 52% है। अगर आपको 52 याद नहीं हो रहा तो आप रफली 50 याद कर लीजिए, लेकिन रफ आइडिया चलेगा। ये आपका 30% है, 50% है। इसकी जो कैलोरी मान होता है, कैलोरी वैल्यू होती है 1200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। आप देखेंगे मीटर क्यूब क्यों है, मीटर क्यूब इसलिए है क्योंकि हम लोग गैस का आयतन लेते हैं, वॉल्यूम। क्योंकि आपका कोयले को हम ग्राम में लेते थे, किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम, कोयले को मेजर कर सकते हैं। तो गैस को हम लोग सिलेंडर में रखते हैं ना, तो गैस का हम आयतन लेते हैं, मीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए। तो गैस आयतन में होती है, इसलिए इसका है तुम्हारा आपका 1200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, प्रोड्यूसर गैस का CO+N2 को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किससे मिलकर बना होता है। तो आपको बताना पड़ेगा CO+N2 से, CO जहाँ पे 30% है और नाइट्रोजन आपका 50% है। रफली भी आप दे देंगे तो भी चलेगा। इसकी वैल्यू है आपकी 1200 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फ्यूल की। देखिए आपके जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे फ्यूल्स ही हैं हम लोग। तो आप एक तो लिख ही सकते हैं एप्लीकेशन, हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं फ्यूल। और आप कहाँ कर सकते हैं, आप इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब मेटलर्जी में यूज करते हैं, स्टील वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। इन कई जगहों पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एक दो पॉइंट भी लिखेंगे तो हो जाएगा। फिर अगला है वाटर गैस। वाटर गैस मतलब CO+H2, इसको आपको ध्यान रखना है। वाटर गैस किससे मिलकर बनी है, CO+H2। CO क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो इसमें CO कितना है आपका 41% है, आप उसको 40% मान लीजिए। और हाइड्रोजन आपका कितना है 50%, इसको 50% मान लीजिए, 51 को 50 मान लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 40% है, हाइड्रोजन आपका 50% है। इसकी आपकी वैल्यू कितनी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 2800 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ पे 30% कार्बन था तो कैलोरीज आपकी कम थी, 1200 थी। यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड 40% हो गया तो आपकी कैलोरी वैल्यू 2800 हो गई। जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा, हमेशा आपकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज फ्यूल में, सबका फ्यूल में यूज कर सकते हैं। इसका इंडस्ट्री में यूज होता है, मिथाइल अल्कोहल बनाने में यूज होता है, हाइड्रोकार्बन बनाने में यूज होता है, केमिकल में यूज होता है इसका, ठीक है। तो आप इसका यूज लिख सकते हैं, इसका प्रयोग आपका हाइड्रोकार्बन बनाने में और मिथाइल अल्कोहल को बनाने में इसका यूज होता है, एप्लीकेशन पार्ट। तीसरा है आपका CNG। CNG गैस आपने नाम सुना होगा, जैसे CNG की बसें, CNG की ऑटो। आप न्यूज़ सुनते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने CNG संचालित बसों का उद्घाटन किया। तो ये सब क्या है, CNG का फुल फॉर्म आ जाता है कई बार कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये नेचुरल गैस है जिसको हमने कॉम्प्रेस कर दिया है। कॉम्प्रेस क्या किया है हमने, गैस तो एनवायरनमेंट मिलती है, हमने उसको प्रेशराइज करके सिलेंडर के अंदर भर दिया है लिक्विड फॉर्म में। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्योंकि कॉम्प्रेस्ड हो चुकी है, इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेस क्या होता है, मीथेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन। कितने परसेंट मीथेन होता है, 80% से मीथेन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 80% से मीथेन होता है। इस वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, 12,000 है। यहाँ ये 1200 है, यहाँ 12,000 है। क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन है 80%। 80 मीथेन में क्या है, कार्बन होता है। तो ये बेसिकली प्योरली बर्न होगा, सी कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा। पहले हम लोगों ने पहली क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी। तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट बनाएगा। तो जितनी ज़्यादा हीट है, जितना ज़्यादा कार्बन उतनी ज़्यादा हीट, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई है। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, मोटर गाड़ियों में, बसों में, ऑटो में। CNG के ऑटो चलते हैं, CNG की बसें चलती हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका चौथा, कोल गैस, मतलब कोयले से निकलने वाली गैस। कोयले से निकलने वाली गैस में क्या होता है, आपका कार्बन मीथेन आपका 35% होता है। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 10%। फिर आपका हाइड्रोजन होता है 50%। इस कंपोजिशन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें 41 मतलब 4100 4100 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब मिलता है। इसका यूज हम कहाँ का करते हैं, फ्यूल में, लाइट जलाने में, कुकिंग में, कुकिंग गैस में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। मतलब हम क्या करेंगे, इस कोयल गैस से हम क्या करेंगे, बॉयलर में वाटर को स्टीम बनाएंगे। जब स्टीम बन जाएगी उस स्टीम से हम टरबाइन चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। पांचवा आपको पता है ऑलरेडी, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं सिलेंडर के तौर पर। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन होता है आपका ब्यूटेन 70%। और ये आपका मिसप्रिंट हो गया, ये ब्यूटीन होगा यहाँ पे। ये आपका ब्यूटीन है 18%। ये ब्यूटेन आपका 70% है। फिर से बताता हूँ एक बार आपको, एक सेकंड। ये आपका जो ब्यूटेन है 70% सही है। फिर यहाँ पे आपका ब्यूटीन होगा, ये मुझसे टाइपिंग एरर हो गई है। ब्यूटीन आपका 18% होगा और प्रोपेन आपका 12% होगा। तो ये कंपोजिशन होते हैं आपके LPG गैस में। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 2800 क्या होती है, 2800 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। ये आपकी कुकिंग गैस में यूज होती है, किचन में हम लोगों ने सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि LPG गैस में जो स्मेल आती है
आपने देखा होगा जब भी कभी हम लोग गैस खुली छोड़ देते हैं और लाइटर नहीं चलाते तो एक अलग तरीके की स्मेल आती है, हमें पता चल जाता है दूर से बैठे बैठे कहीं पे गैस खुली हुई है। तो कौन सा ऐसा केमिकल होता है, कौन सा केमिकल इसमें मिला हुआ होता है, इसमें एक चीज मिलाई जाती है एलपीजी गैस में, जिससे हमें एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है, हम लोग पता लगा देते हैं गैस लीक हो रही है। अगर वो केमिकल नहीं मिलाया जाएगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि गैस लीक हो रही है, और इस तरह हादसे हो सकते हैं। उसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि हादसे ना हो, लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है कहीं से। उस केमिकल का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये आपका टास्क है। ओके। फिर आपका अगला है छठवां। छठवें में क्या है, बायोगैस। बायोगैस मतलब गोबर गैस प्लांट, आपने सुना होगा कई बार कई जगहों पे। तो जो गोबर गैस प्लांट होता है इसी को हम लोग बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस मतलब जीवाश्म से जो मिलती है, जैसे आपने पेड़ पौधे कचड़ा गोबर इन सबको मिला दिए, सब जीवाश्म है। इनको हमें सड़ाते हैं, जब सड़ाते हैं तो उससे क्या बायोगैस निकलती है। तो बायोगैस में ज़्यादातर क्या होती है, मीथेन होती है 60%। इंपॉर्टेंट है ये। 60% मीथेन होती है, बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ होती है, CO2 वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन हो गया, सब होते हैं। हमने मेन मेन कंपोजिशन में याद रखना, सब पूरा 100% याद नहीं रखना। ओके। तो मीथेन आपकी 60% होती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी 4700 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। इसका यूज आप कहाँ करते हैं, कुकिंग में, लाइटिंग में, फ्यूल में। तो आई होप आपने 6 गैसेस के बारे में पढ़ लिया, इनका कंपोजिशन पढ़ लिया, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ ली। आप अगर ये सारी एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने रफ रफ वैल्यू लिखी है, ठीक है, याद करने के लिए, परसेंटेज वाली भी और कैलोरीफिक वैल्यू का आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन याद रखना है, एक एक दो दो सबका। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है आज। अब एक नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर पार्ट 3 ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं पार्ट 4 भी लाऊंगा, बट पार्ट 4 या पार्ट 3 या पार्ट 4 तक हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप इसको पूरा फिर से देखिए, रिवाइज करिए, एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्लास में पूछिए। थैंक यू।